हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। हमारा चल रहा था, हाफ ऑफ द पाथ कवर हो चुका है। एंड तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च। तो पैराडिग्म ऑफ रिसर्च में हमने यहाँ तक तो बात कर ली थी कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। जैसे कि मैं आपको ऊपर एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ तक हो चुका है कवर अप। तो अब आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडिग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग इन साइकोलॉजी। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंस है पैराडिग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग की साइकोलॉजी में, इस साइकोलॉजी में क्यों पैराडिग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी जो साइंस है वो एक बहुत बड़े कैनवास की तरह है। कैनवास मीन्स एक बहुत बड़ा, जिसमें पेंटिंग होती है तो उसको कैनवास कहते हैं। तो एक बहुत वाइड रेंजिंग कैनवास की तरह, मतलब वो बहुत बड़ा कैनवास है जो इंक्लूड करता है प्रिसाइज स्कैनिटी को, मतलब न्यूट्रल प्रोसेसेस क्या होते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। हमारे ब्रेन में होते हैं ना न्यूट्रॉन्स वगैरह, तो सब न्यूट्रल प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्सिटीज भी हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे अंदर, हमारे माइंड में या हमारी सोशल में या हमारे अंदर अराइज करता है, लाइक सोशल बिहेवियर में, डीप लेवल्स ऑफ पीपल्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस में। तो मेजरली मैं इसका ओवरऑल बताऊं तो जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ये इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। एंड इसके कुछ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट रीजन इज शेपिंग रिसर्च डिजाइन एंड कोहेरेंस। तो शेपिंग रिसर्च डिजाइन एंड कोहेरेंस में बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे हम कि पैराडिग्म है वो कैसे हेल्प करेगा रिसर्च में, कैसे हेल्प करेगा, जस्ट लाइक वो डेवलप करेगा राइट रिसर्च क्वेश्चंस, कि हमें सबसे पहले राइट रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करने हैं। चूज मेथोडोलॉजीज, हमें ऐसी मेथोडोलॉजी चूज करनी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेथोडोलॉजी? हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड। मेथोडोलॉजी को मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, कैसे हम नॉलेज एक्वायर करेंगे कंसिस्टेंटली इन दियर रिसर्च एंड इंटरप्रेट, और कैसे हम उसको इंटरप्रेट करेंगे फाइंडिंग्स में इन अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट टर्म्स में। एक मीनिंगफुल बनने वाला है इन कोहेरेंट टर्म्स में। विदाउट इट आर स्टडी में एंड, इसके बिना अगर हमारी स्टडी एंड हो जाती है तो हमारा जो यूनिटी इनकैपेबल अजम्पशंस पे होगा। अगर इसके बिना होगी तो हमारा यूनिट इनकैपेबल असम्पशंस पे होगा। और एंड दिस मे बी रिजल्ट रिसर्च डिजाइन that is defective, conclusion are incoherent or phenomenal distortion. For instance, अब मैं बात करती हूँ इसके स्टेप्स की, जो मैं आप लोगों को वाइडली बताती हूँ। ओके, ये की फैक्टर्स एंड की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को नोट्स एंड डिस्क्रिप्शंस में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेट appropriate research questions. The first step is formulate, हमें ऐसे इसको बचाने के लिए, हमें शेपिंग रिसर्च डिजाइन एंड कोहेरेंस को मतलब अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मुलेट करना चाहिए अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चंस। हमें ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने चाहिए जो एकदम अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चंस हो। सिलेक्ट करने चाहिए कंपैटिबल मेथोडोलॉजी मीन्स क्या होता है? ऐसी मेथोडोलॉजी, ऐसी हमें मेथोडोलॉजी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पे मेथोडोलॉजी आ गई है तो मैं थोड़ी और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेथोडोलॉजी मीन्स बेसिकली इन हिंदी कार्य प्रणाली, क्योंकि मैं बहुत हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कवर कर रही हूँ। तो कार्य प्रणाली, मेथोडोलॉजी मीन्स कार्य प्रणाली। मेथोडोलॉजी इज द स्टडी, मेथोडोलॉजी इज द बेसिकली स्टडी ऑफ द मेथड्स। However, the terms can also refer to the methods themselves or to the philosophical discussions of associated background and assumptions. Okay. Then we have to know interpret results with a coherent theoretical framework, और हमें
कोहेरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी चाहिए होता है, जस्ट लाइक स्टडीज हो गई, हमारी पढ़ाई हो गई, रिस्क हो गए, कंबाइनिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गए, assumptions हो गए, लीडिंग द फॉर। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर important reason is facilitating a systematic assessment of research। हमें फैसिलिटेट करना होगा एक सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ रिसर्च। तो जो फैसिलिटेट करेंगे हम सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ रिसर्च इस, सबसे पहले तो ये पैराडिग्म पे बेस होगा। तो पैराडिग्म पे बेस होगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव मतलब सॉरी पॉजिटिव हो सकता नहीं, मीन्स पॉजिटिव होगा, है ना। तो जस्ट लाइक यहाँ पे लाइन देखिए आप, लिंकॉन एंड यूबा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन मैं बता दी, क्योंकि लिंकॉन एंड यूबा का बहुत बड़ा ही इसमें कह सकते हैं योगदान है। योगदान मीन्स मतलब इन्होंने दिया है, तो योगदान तो नहीं कहेंगे बट इन्होंने दिया है। तो दे फॉर्मुलेटेड, तो नॉलेज एनेबल करती है रिसर्चर्स को to comprehend the rationalize for their designs and particular study of the nature and knowledge। okay, तो इसमें पॉजिटिव एंड प्रिविस्ट की बात हो रही है, फोकस होगा इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी, कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है, जनरलाइजेशन हो सकता है, जनरलाइजेबिलिटी हो सकती है। एम्फसाइज करेगा ये ऑब्जेक्टिविटी पे, मेजरमेंट पे, हाइपोथेसिस पे, टेस्टिंग पे। इंटरप्रिट, अगर मैं बात करूं इंटरप्रिटिविस्ट की, तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा। एम्फसाइज करेगा मीनिंग एंड मेकिंग सब्जेक्टिव एंड डेप्थ पे। ओके, then let's start with the another reason is, methodological and theoretical discourse exploration। the history of psychology in, अगर मैं डीप डाउन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करूँ तो डीप कंट्रोवर्सी है। डीप कंट्रोवर्सी क्यों अराइज हो रही है यहाँ से, बिटवीन कॉम्पिटिंग थ्योरीज, जो थ्योरी है वो कॉम्पिटिंग कर रही है, थ्योरेटिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स। थ्योरेटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स टू टाइप के होते हैं। थ्योरेटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के नहीं बता रही नहीं, तो थ्योरेटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का मैं एक डायग्राम मैं अपलोड करूंगी इस टॉपिक पे। तो लेट्स, ये टॉपिक क्योंकि बनता है, अच्छा बनता है, इसका एक डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा फ्लो चार्ट में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल स्कूल ऑफ थॉट लिखेंगे हम, एंड देन इसके मेजर पार्ट्स की मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब होता है, ह्यूमैनिज्म का मीनिंग होता है तो ह्यूमंस की कैसे एक्सपीरियंस है, कैसे वो सब हो रहा है, तो वो ह्यूमैनिज्म में जाएगा। एंड बिहेवियरिज्म में हम कैसे बिहेवियर से सीखते हैं। ओके, एंड क्वांटिटेटिव की मैंने बात की हुई है। क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वांटिटी पे बेसिकली फोकस करता है, बेस्ड ऑन अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। एम इज जनरलाइजेशन। क्वांटिटेटिव का मेन एम क्या है, जनरलाइजेशन है। और क्वालिटेटिव की मैं बात करूं तो क्वालिटेटिव इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमेना, फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग, और इसका फोकस है अंडरस्टैंडिंग करना, क्वालिटी पे है ना ये, तो ये अंडरस्टैंड करेगा। अब मैं क्वांटिटेटिव का एग्जांपल बताऊं तो मेजरिंग आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन पे होगा ये अप्लाई, और क्वालिटेटिव की मैं बात करूं तो ये केस स्टडीज पे जाएगा। ओके, और ये इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, आप किसी भी आंसर फ्रेम रीजंस वगैरह में पैराडिग्म ऑफ साइकोलॉजी ऑफ रिसर्च में आई थी, तो लिंकॉन एंड गुबा का नाम जरूर लिखिएगा। एंड द नेक्स्ट रीजन इज क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट रिसर्चर आइडेंटिटी। आप एक कंसिस्टेंट रिसर्चर आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट ऐसा रिसर्चर प्रोग्रेसेस आपको रिकॉग्नाइजिंग करने होंगे न्यूमरस पैराडिग्म्स। तो आपको न्यूमरस मीन्स बहुत सारे पैराडिग्म्स को रिकॉग्नाइज करना होगा। ओके, मीन्स बहुत सारे प्रतिमान होंगे ना आप पे, तो यू हैव अ कॉम्प्रिहेंशन फिजियोलॉजिकल framework or worldwide guiding research and encompasses belief about reality, knowledge, values and methodology। okay, तो अब हम प्रमोट करेंगे methodological purism and bricolage। तो bricolage का मतलब क्या होता है, तो
This recognition of the inherent validity and pragmatic utility of various paradigms foster respect of the methodological pluralism. This respect inspires the research to explore the use of multiple methods mixed such as mixed. Let's wait for some seconds. हाँ ओके, तो जो प्रमोट कर रहे हैं हम अपनी मेथोडोलॉजी को बेसिकली 2 पॉइंट्स में, प्लूरलिज्म में एंड प्री कॉलेज में। तो ये थोड़ा हमारे लिए एक रीजन हो सकता है ना, क्योंकि फॉस्टर रिस्पेक्ट ऑफ मेथोडोलॉजी का प्यूरिज्म हो जाएगा, और जो रिस्पेक्ट होगी वो इंस्पायर करेगा रिसर्चर की टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड, क्योंकि रिसर्चर जो है वो मल्टीपल मेथड्स भी तो यूज कर सकता है, सच एज मिक्स्ड मेथड डिजाइन हो गए इन ए बिड टू डेवलप रिचर understanding of the multi-phases psychological construction. It is often referred as brick college. Brick college जो है ना, एक creative process हो गई है जो described by Lincoln and Cuba, और ये भी किसने describe की थी, Lincoln and Cuba ने, involves borrowing of brick college, where the borrowing seems useful, the richness enhances, and theoretical heuristic, which facilitate the integration of various views and bringing together of multiple perspectives. Okay, then move on to the next major topic, and इसके हम सब topics पढ़ेंगे. The interconnectedness and collapse of paradigm कंपोनेंट. इंटर ये थोड़ा ना आप लोगों को ऐसा घुमावदार लगे, क्योंकि इसमें पॉइंट, जो मेजर पॉइंट है उसके 4 पॉइंट है, और जो 4 पॉइंट है उनमें से भी मिनी पॉइंट्स आ जाएंगे, इसीलिए इसका नाम ही इसलिए ये है इंटरकनेक्टेडनेस एंड कोलैप्स of paradigm component. Okay, so let's start. As emphasized by Lincoln and Cuba, और देखिए ये लिंकन एंड गुबा ने ये दिया है, तो इसमें थोड़ा मेजर जो रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, लिंकन एंड गुबा कर रहे हैं ना. 2000 इनमें इन्होंने 2000 में दिए, बहुत इजी है सन याद करना, है ना. द कंपोनेंट्स ऑफ पैराडिग्म आर नॉट आइसोलेटेड एंटिटीज. ये तो सबको पता है कि जो कंपोनेंट्स है पैराडिग्म के वो आइसोलेटेड तो नहीं है, बट रैदर फॉर्म आर टाइटली इंटीग्रेटेड. बट फिर भी ये रैदर फॉर्म करते हैं टाइटली इंटीग्रेटेड एंड कोहेसिव सिस्टम का. दे डिस्क्राइब अ कोलैप्स मीनिंग जस्ट लाइक अ कोलैप्स कर जाना, बीच में ही इंस्ट्रक्ट होके रह जाना ऑफ कैटेगरीज, particularly between ontology and epistemology and between methodology. अब मैं अब यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा बताती चलती हूँ, क्योंकि दिमाग में बैठा नहीं होगा एक बार की, पर मैं बता देती हूँ कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है. अभी मैं ऑन्टोलॉजी पढ़ के आए हैं, पढ़ाते हुए आए, तो ऑन्टोलॉजी इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी. ऑन्टोलॉजी में मैंने क्या बताया था, इट इज सम साइकोलॉजिकल, मतलब पैराडिग्मेटिक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, एंड बेसिकली इट इज मेजरली स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी. ये नेचर ऑफ रियलिटी पे वर्क करता है, एंड व्हाट इज ट्रूली रियल एंड व्हाट कैन बी नोन. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किसकी बात की है, ऑन्टोलॉजी की. ऑन्टोलॉजी में ये होता है, एंड इसके बाद मैं बात करती हूँ एपिस्टेमोलॉजी की. एपिस्टेमोलॉजी जो है वो स्टडी है नेचर ऑफ नॉलेज की. एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी हाउ वैलिड नॉलेज, की मतलब एक बंदा है उसमें कितनी वैलिड नॉलेज है और वो कैसे एक्वायर कर रहा है एंड अदर नॉलेज को, उसको बोलेंगे कि उसका रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द इंक्वायरर एंड इंक्वायर्ड. दैट्स व्हाई जस्ट लाइक वो जिज्ञासु है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो, और वो फिर भी पूछताछ कर रहा है और नॉलेज की, तो इसको हम एपिस्टेमोलॉजी में लेंगे. एंड बिटवीन द मेथोडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, लिंकन एंड क्यूबा ने दिया है ना, दिस इज interconnectedness means okay. तो ontology means what is real. अब मैं ontology में हम ये पढ़ेंगे कि what is real, मतलब सच क्या है, what is real, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं ना अभी
हमने इसकी डिफाइन कैसे देखी थी कि स्टडी ऑफ अ नेचर ऑफ रियलिटी। ये नेचर ऑफ रियलिटी पे तो वर्क कर रहा है, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रियल, रियल है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज रियल मतलब रियल है क्या जिस पे वर्क कर रहा है ना। तो डायरेक्टली इन्फॉर्म्स एपिस्टोमोलॉजी। और ये जो है ना ऑन्टोलॉजी और एपिस्टोमोलॉजी थोड़ा ना इंटरकनेक्टेड मैं कह नहीं सकती, पर बहुत लोग मतलब इंटरकनेक्टेड मान लेते हैं इन दोनों में somehow थोड़ा बहुत, it's a little bit interconnectedness मतलब little bit not a more। अब इसमें बुक में लिखा है तो फिर मान लेंगे ना। तो डायरेक्टली इन्फॉर्म्स एपिस्टोमोलॉजी, हाउ डू वी नो इट, इफ रियलिटी इज कंसीव्ड, अगर जो रियलिटी है वो कंसीव करिए एज अ ऑब्जेक्टिविटी, देन नॉलेज इज प्रीफ्यूम्ड। अगर जो अगर जो रियलिटी है वो कंसीव कर रही है ऑब्जेक्टिविटी को, देन नॉलेज इज प्रिज्यूम्ड, तो जो नॉलेज है उसको तो हम प्रिज्यूम करके रखेंगे ना, तो गेन थ्रू ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, क्योंकि हम हमारे लिए तो फिर वो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो गई। इफ रियलिटी व्यूड एज सब्जेक्टिव, अगर हम रियलिटी को सब्जेक्टिव मान के चलेंगे, तो जो नॉलेज है वो शॉर्ट टू बी थ्रू अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तो वो तो हमारे लिए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया ना भाई। तो एपिस्टोमोलॉजी में क्या होता है कि ये डिक्टेट करती है मेथोडोलॉजी को, हाउ डू वी गो थ्रू अबाउट फाइंडिंग आउट, मीन्स एपिस्टोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बेसिकली द नेचर ऑफ नॉलेज ना। तो नॉलेज का नेचर क्या है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं बेसिकली ना। तो समहाउ हम बात इसकी करेंगे ना कि हाउ डू वी गो अबाउट फाइंडिंग आउट, कि हम कैसे फाइंडिंग आउट करें, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी नॉलेज necessitate the method of minimization of research biasness। बहुत लोग बायस हो जाते हैं कि जस्ट लाइक मैं लिटरेचर का एग्जांपल दूं, तो 17वीं सेंचुरी में रोमांटिसिज्म के टाइम पे हो गया, विक्टोरियन एरा के टाइम पे हो गया, कि जो विक्टोरियन एरा के टाइम पे जो राइटर्स होती थी, अगर वो फीमेल राइटर है ना, तो वो अपना नाम ना खुद का पब्लिश नहीं करती थी। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस ये होते थे कि मतलब, और उनका सोचना भी बिल्कुल जेन्युइन होता था, क्योंकि वो उस टाइम जो सोसाइटी थी या उस टाइम जो ऐसा सोसाइटी थी, तो उन्हें पता था कि वो अगर फीमेल राइटर का बुक पे नाम देखेंगे और फीमेल ऑथर है, तो फिर वो उस बुक को बायस तरीके से देखेंगे एंड समहाउ रीड ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो सोचेंगे फीमेल राइटर है तो उसने अपना फीमेल के बारे में लिखा था। तो उस टाइम पे वो लोग पेन नेम का यूज करते थे, पेन नेम जस्ट लाइक बहुत बड़ी ऑथर है हमारी जॉर्ज इलियट हो गई, उनका पेन नेम जॉर्ज इलियट है। ऐसे ही जेन आयर हो गई, उन्होंने पेन नेम यूज किया था क्यूरल बेल का। ऐसे ही विक्टोरियन एरा के में होता था। तो मैं साइकोलॉजिक पर्सपेक्टिव में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कि हाउ डू वी नो, हाउ डू वी गो अबाउट फाइंडिंग आउट, है ना, कि हमें ऐसा बायस हो, रिसर्चर ना समहाउ बायस हो जाते हैं अपनी रिसर्च को लेके कि भाई हम एक बॉक्स में तो बंद नहीं हो सकती ना रिसर्च, एंड और वो मिनिमाइज करता है कंट्रोल को। कंट्रोल एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट होते हैं, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट तो होंगे। सब्जेक्टिव नॉलेज रिक्वायर करती है मेथड दैट फैसिलिटेट डीप एंगेजमेंट एंड इंटरप्रिटेशंस को इन डीप इंटरव्यूज में, जस्ट लाइक बहुत डीप इंटरव्यूज होते हैं उनमें। तो एपिस्टोमोलॉजी क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज व्हाट अबाउट इज द रोल ऑफ वैल्यूज, कि क्या रोल्स हैं मतलब क्या रोल है वैल्यूज के। वैल्यू क्या होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, मैं हिंदी में बोलूँ तो। एंड देन एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, इसमें हम स्टडी करेंगे वैल्यूज की कि क्या क्या वैल्यूज हैं, ऑफ द रोल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड वैल्यूज विद इन द रिसर्च, कि हमारे क्या रोल्स हैं वैल्यूज के, हमारे में क्या रोल्स हैं वैल्यूज के विद इन द इन्फ्लुएंस। जब हम हमारे अंदर क्या इन्फ्लुएंस होगा ना वैल्यू का, जब भी हम रिसर्च में है, या हमारे अंदर खुद की भी क्या वैल्यूज हैं, जस्ट लाइक पैसे होता है। और याद रखिएगा ये जो मैं बता रही हूँ, ये पूरी लिंकॉन एंड क्यूबा के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं, है ना। तो वैल्यूज आर नॉट एक्सटर्नल, मैं पहले बता रही हूँ वैल्यूज आर नॉट एक्सटर्नल, वैल्यूज आर नॉट एक्सटर्नल प्रॉपर्टी एंड दैट्स ऑल, क्योंकि ये एम्बेडेड करता है विद इन पैराडिमिक्स को। रिसर्च वैल्यूज आर माइट बी गाइडेड देम टू वर्क फॉर पैराडिग्म, जो रिसर्च की वैल्यू होती है वो माइट बी पैराडिग्म होती है, दैट
प्रायोरिटाइज जो प्रायोरिटी होती है उसकी सोशल जस्टिस में, क्रिटिकल पैराडिग्म में, ओवर वन फोकस सोली और प्रिडिक्शंस में पॉजिटिव। अब ये टर्म्स जो आ रही है ना, जस्ट लाइक क्रिटिकल पैराडिग्म हो गया, पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म हो गया, दीज आर द मेजर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है। द चॉइस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम theoretically framework, data collection methods, content, even the presentation format are all influenced by values। अब लिंकन एंड ग्यूबा मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, बिकॉज अब लिंकन एंड ग्यूबा ने थ्योरी दी है ना। तो 1985 में एज अ सिटीज इन लिंकन एंड ग्यूबा बाय 2000, ओके। दिस प्रोफाउंड, ये प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड मीन्स डीप डीप डाउन एनालिसिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड डीप डाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग एंड द रिसर्चर डीप डाउन। Interconnectedness implies that the selection of a research paradigm is a foundational decision that shapes every, जो foundational decision है वो shape करता है every subsequent aspect of the रिसर्च प्रोसेस को। फ्रॉम द इनिशियल फॉर्मुलेशन, जो इनिशियल है, इनिशियल मीन्स जो शुरुआती फॉर्मुलेशन है साइको रिसर्च की क्वेश्चंस की, टू द फाइनल इंटरप्रिटेशन एंड दिस दिस सिंथेसाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स, ये उसमें भी जाकर वर्क करती है। इट कंसर्न मोर मेथोडोलॉजिकल सिलेक्शन, इट रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे जो अडॉप्शन होगा कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसॉफिकल स्टैंड में, वो भी प्रेस करती है जो एंटायर इन्वेस्टिगेटिव में जर्नी में रहता है। अगला टॉपिक कवर करने के लिए मैं कह दूं बस वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन।